हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो 70 तक सॉल्व हो चुके थे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम स्टडी करेंगे 18 को, जिसमें आपको अनुच्छेद दिया गया होता है। तो सबसे पहले इस अनुच्छेद को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको भी अपने एग्ज़ाम में इस टाइप से एक अनुच्छेद दिया गया होगा। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। तो बेसिकली शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। आप इसे पढ़ के एक आइडिया लेंगे। आज आप जिन चीज़ों से स्कूल से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशाला में भी मौजूद थी। तो बोला गया है, आज हम अपने जिस तरीके से स्कूलों से उम्मीद करते हैं, वो उस टाइम के शिक्षाओं में या पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, वहाँ पर छपी हुई किताबें वहाँ नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सी नहीं होती थी। ये बात हम सबको पता है। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे और अलग से कक्षाएं लेने और बच्चों की हाजिरी लेने का वहाँ कोई भी इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था भी वहाँ नहीं होती थी। वहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होते थे। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलती थी, जो बड़े बड़े पेड़ होते थे उनकी छाँव में। तो आगे बोला गया है, तो कहीं गांव के किसी दुकान में या मंदिर के कोने में गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, कि उनके पेरेंट्स का जिस अकॉर्डिंग काम होगा उनकी फ़ीस भी उतनी होती थी। तो ये एक अनुच्छेद था, जिसे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को दिखाती हूँ। तो यहाँ बोला गया है कि उस समय, क्योंकि 19वीं सदी के शुरुआत की बात है, कि प्रारंभ के वर्षों में की पाठशालाएं आज की पाठशालाओं से कैसे अलग थी। तो आपको उस अनुच्छेद को, पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए कंपेयर करना है कि जो आज की पाठशालाएं होती हैं और जो पहले की पाठशालाएं थी, तो आज की और पहले की पाठशालाओं में क्या क्या अंतर है। तो आप सबसे पहले अंतर लिखोगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, तो लिखा जाएगा, सर्वप्रथम वर्तमान विद्यालयों की अपेक्षा पाठशालों में शिक्षा प्रणाली लचीली थी। जो हमारे पैराग्राफ में दे रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लिखा गया है यहाँ पर कि शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। इट मीन्स, था मीन्स जो पहले था, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अब बोला गया है कि दूसरा, वहाँ कोई निश्चित फीस, छपी हुई किताबें, अलग इमारतें, जो अभी अभी हमने स्टडी किया है, बेंच कुर्सी आदि नहीं होती थी, जो कि आज के विद्यालयों में होती है। ये काफ़ी कॉमन सेंस बेस्ड अनुच्छेद दे रखा है कि जाहिर है कि पहले के टाइम पर क्या होता था कि कोई छपी हुई किताबें नहीं होती थी, या स्कूल की एक अलग बिल्डिंग नहीं होती थी, वहाँ बेंचेस नहीं होती थी, वहाँ चेयर्स नहीं होती थी, जो आज के विद्यालय में ये सभी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स, आप मार्क्स का ध्यान रखते हुए अपने आंसर को लिखेंगे। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की फ़ीस कैसे तय होती थी। तो अभी हमने पढ़ा था कि बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप के आमदनी को देख करके तय की जाती थी। तो आप लोग लिखोगे कि बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। मैं आपको इस अनुच्छेद में दिखाती हूँ। ये लिखा हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर कि बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। आप भी अपने एग्ज़ाम में इस अनुच्छेद को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, दिए गए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को लिखेंगे। तो ये प्रीवियस में पूछा गया अनुच्छेद था। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से भाग बा शुरू होता है, यानी केवल प्रतिभा समूह के लिए भाग बा। तो उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो 3 मार्क्स का है, जिसमें पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताओगे कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया था। अब देखते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट था निजी भूमि, जो प्राइवेट की होगी, और दूसरी सामुदायिक भूमि। निजी भूमि पर एक व्यक्ति का अधिकार होता था। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो निजी ज़मीन होती थी उस पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार होता था। वहीं सामुदायिक भूमि पर अगर हम सामुदायिक भूमि की बात करें, तो उस पर संपूर्ण समुदाय का, यानी हर किसी का अधिकार होता था। तो इसका प्रयोग संपूर्ण संप्रदाय के लोग करते हैं, यानी पूरे के पूरे संप्रदाय के लोग इस भूमि का इस्तेमाल करेंगे। जबकि निजी भूमि में ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे वे फल, चारा, औषधि, बूटियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। खनिजों का संरक्षण आवश्यक है तो बोला गया है कि इनके प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक देश के विकास और उन्नति के लिए खनिज आवश्यक है। अगर हम अपने देश को डेवलप करना है, उन्नति के लिए, उस आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए खनिज ज़रूरी है। इनके भंडार सीमित है, कि ऐसा नहीं है कि इनके भंडार असीमित हो या अनलिमिटेड हो, ये लिमिटेड है। खनिज अनवीकरण संसाधन है, यानी एक बार प्रयोग होने पर इन्हें उत्पादित नहीं किया जा सकता। हमने इसे एक बार यूज़ कर लिया तो हम इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अविवेकपूर्ण तरीके से इनका प्रयोग समाज आर्थिक समस्याएं खड़ी करेगा, यानी हम आवश्यकता से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये पैसों से रिलेटेड सामाजिक आर्थिक समस्या को खड़ा करेगा। स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व लिखिए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो अवस्थिति प्रभावित करती थी, इफेक्टेड करती थी, उसके तत्व लिखने हैं। तो हमेशा की तरह आप क्वेश्चन की लाइन को अपने आंसर में शामिल करेंगे। जैसे मैं आंसर लिखने से पहले लिखूंगी, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने कारक निम्नलिखित हैं। तो आप भी अपने एग्जाम में इस रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता के लिए उद्योग को शीघ्र विकास के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या बोला गया है कि उद्योग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए उसको सस्ती एनर्जी, सस्ती ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। ऊर्जा की आपूर्ति भी पर्याप्त होनी चाहिए। ऊर्जा मीन्स एनर्जी, तो ऊर्जा की जो सप्लाई है वो पर्याप्त, वो सफिशेंट होनी चाहिए। उद्योग में काम करने वाले श्रमिक प्रशिक्षित मीन्स उन्हें एक्सपीरियंस हो, परीक्षा में वो मेहनती हो, निपुण यानी उसमें गुण होने चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वे आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होने चाहिए, यानी जो उद्योग में काम करने वाले हैं उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मेहनत से ना घबराने वाले होने चाहिए और उनमें काफ़ी सारे गुण होने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। यातायात की सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ ट्रांसपोर्ट ही ना हो, कि यातायात की सुविधा वहाँ पर नेसेसरी होनी चाहिए। कच्चा और तैयार माल को कारखाने तक आसानी से ले जाया जा सके। अब जो आसपास हो सकता है कि कोई इंडस्ट्रियल दूर हो और उसे अपने दूसरे शहर से या किसी गांव से अपने माल को उठाना हो, तो अगर वो लोग पैदल जाएंगे तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ज़रूरी है कि यातायात की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उद्योग के विकास के लिए अगर हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है तो पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए। पूंजी से ही मशीनें तथा कच्चा माल ख़रीदा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास पूंजी होगी तो तभी हम अपने फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीनरी, कच्चे माल को स्थापित कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, तैयार माल की बाज़ार में अच्छी मांग होनी चाहिए। जो हमारा माल तैयार हो हम उसमें लेके मेक श्योर हो कि इस चीज़ की डिमांड है। बाज़ार भी उद्योग के निकट स्थित होने चाहिए। अब ऐसा हो कि जहां हमारा उद्योग है वही उस एरिया में या हमारे आसपास बाज़ार होने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 मार्क्स का पढ़ते हैं। यहाँ 3 मार्क्स वाले सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्याग्रह के विषय में लिखिए। तो सत्याग्रह के बारे में बताना है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं, गांधी जी की अहिंसा की नीति का प्रतिरोध सत्याग्रह के तौर पर जाना जाता है। अहिंसा मीन्स शांति, तो शांति की नीति को हम सत्याग्रह के तौर पर जानते हैं। सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ति यानी सत्य की शक्ति पर जोर देना है, ट्रू की पावर पर, सत्य की खोज पर, की ज़रूरत पर बल देता है। स्टूडेंट्स, याद रखने हैं ये पॉइंट्स। गांधी जी ने 1916 से 1918 के बीच 3 सफल सत्याग्रह किए थे, तो ये भी याद रखना है, उन्होंने टोटल 3 सफल सत्याग्रह किए हैं। आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लिखे गए पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है। तो बोला गया है 1916 में बिहार के चंपारण में, याद रखना है 1916 के बिहार के चंपारण में नील उगाने वाले किसानों को दबावपूर्ण उत्पादन प्रणाली के विरुद्ध
प्रेरित करने के लिए। यानी गांधी जी ने 1916 में बिहार के चंपारण में क्या करा, उन किसानों को जो नील की खेती करते हैं उन्हें अप्रिशिएट किया। प्रेरित मीन्स अप्रिशिएट करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1916। 16 के बाद क्या आता है 17, तो आप इस ट्रिक से याद रखेंगे। 1917 में गुजरात के खेड़ा, याद रखना है, गुजरात के खेड़ा ज़िले में खेड़ा के किसानों को करो यानी टैक्स में कमी के विषय में सहयोग देने के लिए। यानी वो बेसिकली जो गांधी जी थे वो किसानों को आर्थिक पैसों से रिलेटेड भी मदद किया करते थे। 1918 लास्ट में अहमदाबाद के सूती, कहाँ, अहमदाबाद के सूती मिल कारीगरों के सहयोग के लिए, यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले सूती मिल कारीगरों की भी उन्होंने हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगेन ये 3 मार्क्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे। और हो सकता है कि आप लोगों को इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको आते हों, और अगर नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से इसे समझें। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित, तो बोला गया है कि सामाजिक न्याय को एप्रिशिएट देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार किस प्रकार कार्य करती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। न्याय की बात की गई है कि न्याय को एप्रिशिएट करने के लिए जो राज्य और जो केंद्र सरकार है वो किस प्रकार से अपना काम करती है। तो कोई 2 कार्य लिखने हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इसे आप लोग कवर अप करेंगे। केंद्र तथा राज्य सरकारें सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित यानी एप्रिशिएट करने के लिए निम्नलिखित कार्य करती हैं। अगेन सबसे पहले आप क्वेश्चन की लाइन को आंसर में शामिल करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका आंसर आई कैचिंग बन जाता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उचित रूप से उनका मेहनताना प्राप्त हो सके, यानी जो भी मजदूरों ने मजदूरी की है उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिले। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी पर एक कानून बनाया है। तो याद रखना है, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी पर एक कानून बनाया है जो उचित रूप से मेहनत प्राप्त हो सके। यानी ऐसा ना हो कि किसी मजदूर ने काम करो और उसको उसके काम के अनुसार मजदूरी ना मिली हो। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी यानी उचित मजदूरी निर्धारित की जाती है। एक मजदूर को उसके मजदूरी का एक फेयर प्राइस, एक रीजनेबल प्राइस दिया जाता है, और मालिक उन्हें न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दे सकते। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी मालिक अपने मजदूर को उसकी मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दे सकता। ऐसा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित के अंतर्गत है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। बाजार में उपभोक्ता तथा उत्पादकों के हितों की रक्षा करने वाले कानून बनाए गए हैं। जो बाजार में उपभोक्ता यानी जो सामान खरीदने वाले होते हैं और जो सामान को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी सरकार ने कानून बनाए हैं। ये कानून मजदूर, उपभोक्ता तथा उत्पादक के परस्पर संबंधों को निर्धारित करता है, यानी आपस में उनके सही संबंधों, एक परस्पर संबंधों को निर्धारित करेगा कि किसी के भी साथ चीट ना हो। इन कानूनों के कारण कोई भी दूसरे का शोषण नहीं कर पाते। यस ऑब्वियसली, तो अब क्या होगा कि जो सामान बेचने वाले होंगे वो उपभोक्ता का शोषण नहीं कर सकते, वे उन्हें फेयर प्राइस ही बताएंगे उनकी वस्तुओं का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अंत में सरकार ये सुनिश्चित करती है कि इन कानूनों को लागू किया जा रहा है या नहीं। तो ये सुनिश्चित करना भी अब सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो सरकार ने कानून बनाए थे उनको अच्छे से लागू किया गया है या नहीं। स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उदाहरण के तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए तो ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है कि ये बताने के लिए कि मज़दूरों को उचित मजदूरी मिल रही है या नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मज़दूर ने काम करा और उसकी मजदूरी उसे नहीं दी गई। तो ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय समय पर कार्यस्थलों पर जाकर निरीक्षण करती है, यानी जांच पड़ताल करती है, चेकिंग करती है। जैसे आपके स्कूल में होता है ऐसा इंस्पेक्शन, ऐसी सरकार का काम है, वो निरीक्षण करती है। तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को सज़ा दी जाती है। जो भी कानून का उल्लंघन करता पकड़ा पाया जाता है तो उसे सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में भी दिए जाएंगे।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आप इसके पॉइंट्स को सुनेंगे प्लस याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। फर्स्ट पॉइंट बनता है, याद रखना है किसे गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। ये क्या था? नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते हुए अंग्रेज से तुरंत भारत छोड़ देने की मांग की गई। तो एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि 1942 को कि अंग्रेज़ों के आगे कि भारत छोड़ो, तुरंत भारत छोड़ो की मांग की गई अंग्रेज़ों के आगे। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है किसके चलते गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा मुख्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखना है कब गिरफ्तार किया गया? 1942 को। किन किन को? गांधी जी को और उनके मुख्य कुछ कांग्रेसी नेताओं को। इससे जनता भड़क उठी। तो इसके चलते क्या हुआ कि गांधी जी भारत हित के बारे में, उसके समर्थन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जनता भड़क उठी। कई स्थानों क्योंकि गांधी जी को जेल में डाल दिया, तो इस बात पर क्या हुआ कि जो जनता है वो भड़क उठी, क्योंकि जो गांधी जी हैं वो भारत के हित के बारे में कर रहे हैं बात। यहाँ पर भारतीय जनता की बात की गई है, ना कि अंग्रेजी जनता की। तो आप याद रखेंगे कि इससे क्या हुआ। आप यहाँ लिखेंगे कि भारतीय जनता भड़क उठी। कई स्थानों पर क्या रहा, जो रेलवे स्टेशन है, डाकघर है, थाने हैं या सरकारी भवन है, उनके ऊपर हमला किया गया तथा उन्हें भी जेल में डालना शुरू किया गया। टेलीफोन के तारों को काट दिया गया ताकि कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचा पाए। रेत की पटरियां जो है वो उखाड़ दी गई। अंग्रेज़ों ने बर्बरतापूर्वक इस आंदोलन दबाने का प्रयास किया। यानी अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को आप ऐसा मानो कि दबाने का अपने तरफ से फुल कोशिश की। इसलिए गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध यह आंदोलन हिंसक हो गया। तो क्या हुआ कि यह आंदोलन एकदम से हिंसक में बदल गया, लड़ाई झगड़े फैलते गए। हालांकि इस आंदोलन ने ब्रिटिश को भारत से भगाने में सफलता तो हासिल नहीं की। तो याद रखना है जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस बात पर सफलता हासिल नहीं की भारत से भागने में, परंतु इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की चिंगारी को पूरी तरह से भड़का दिया। यानी इंडिया जो है, जो इंडिया के देश के लोग हैं, गांधी जी हैं, वो अपनी स्वतंत्रता को लेकर के भड़क उठे और अंग्रेज़ों ने भारतीय मांग के आगे घुटने टेक दी। और फाइनली क्या हुआ कि ये हिंसा इतनी तेज़ी से फैल गई कि अंग्रेज़ों ने क्या करा, भारत के आगे घुटने टेक दिए। लोगों ने ब्रिटिश के से स्वतंत्र होने के लिए अपनी प्रबल इच्छा व्यक्त की। तो लोगों ने क्या करा, क्योंकि पहले क्या था, ब्रिटिश रूल था, तो उससे फ्रीडम पाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त किया, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 शुरू होता है जो 5 मार्क्स का है। ये बेसिकली आप लोगों की ऐसा प्रैक्टिस या क्विक रिवीजन है। स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध की बात की जा रही है और बताना है कि इसका भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगेन आप क्वेश्चन की लाइन को शामिल करेंगे, जैसे लिखा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत की आर्थिक स्थिति पर निम्न प्रभाव पड़े। और ऐसा करने से क्या होता है, यस, आपका आंसर आई कैचिंग बन जाता है। शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन ने अपने साम्राज्य, जो ब्रिटिश शासन था उस टाइम पर, उसने अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भारत में हो रहे सैनिक एवं सैन्य सम्मान पर व्यय की राशि बढ़ा दी। तो बेसिकली क्या हुआ, जो सेल्फ डिफेंस से लेकर के सामान था उसमें क्या हुआ, उन्होंने सैनिकों से रिलेटेड जितना भी सामान था उनके खर्चों पर उनके व्ययों की राशि बढ़ा दी। जो उनके प्राइस थे उन सब पर राशि को बढ़ा दिया गया, उनकी कीमतों को बढ़ा दिया गया। जो भी हथियार थे उनकी कीमतों को बढ़ा दिया गया। सरकार ने अपने विभिन्न तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए, अब सरकार ने क्या करा, जो भी उसको नुकसान हुआ
उसके खर्चों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पर भारी करों का आर्थिक बोझ ला दिया, यानी भारतीय जनता पर करों को, टैक्स को बढ़ा दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सरकार थी वो तो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, ताकि वहाँ की सरकार को फ़ायदा हो सके। प्रतिरक्षा व्यय के बढ़ने, जो सेल्फ डिफेंस से लेकर के रिलेटेड सामान थे उसके खर्चों को, उसकी वैल्यू को बढ़ाने तथा रक्षा संबंधी विभिन्न तरह की सामग्री की मांग बढ़ने से सभी चीज़ों के दाम बढ़ते ही चले गए। क्या हुआ, जब उन्होंने सेल्फ डिफेंस के सेक्टर में चीज़ों की कीमत को बढ़ाया तो आगे जा कर के क्या हुआ कि खाने पीने की चीज़ें हों या वो कोई सी भी चीज़ हो, उन सब पर कीमतें क्या हुआ, राइज करती गई, बढ़ती गई। किस लिए, ताकि इसका फ़ायदा सिर्फ अंग्रेज़ की सरकार को हो। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक समूह को इस युद्ध में बहुत लाभ हुआ, और वहीं जो व्यावसायिक जो बिजनेस का ग्रुप होता था, अब उनके लिए ये बात काफ़ी लाभदायक साबित हुई। उन्हें ये, इससे उनको बहुत क्या मिला, बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि जो उनके सामान थे वो हाई रेट पर बिक रहे थे। इस युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं, जैसे अब औद्योगिक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जैसे जूट के बोरे हो गए, कपड़े हो गई, पटरियाँ हो गई आदि की मांग बढ़ा दी। इसकी डिमांड क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी, और अन्य देशों से भारत आने वाले माल में कमी ला दी थी। तो जो भारत में जो माल आएगा उसके माल में कमी ला दी। जो दूसरे देशों से भारत आने वाले माल में इन्होंने क्या करा, कमी ला दी, जिसका रिजल्ट क्या निकला, भारतीय उद्योग का विकास हुआ, यानी उसका डेवलपमेंट हुआ। यानी अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि जो दूसरे देश से माल है वो बाहर से माल को काफ़ी कम कर दिया गया। अब सिर्फ बचा यहाँ पर भारत का माल, तो ऑब्वियसली उसी का ही क्या होगा, निर्माण होगा, वही माल बिकेगा, क्योंकि बाहर से आने वाले मालों में काफ़ी कमी कर दी। भारत के जूट के बोरे बिकेंगे, कपड़े और पटरे बिकेंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारा जो भारतीय उद्योग है उसको उसे प्रोत्साहित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे व्यवसाय को लेकर के, भारतीय उद्योग का विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में सैम्पल पेपर 1, जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन को समझा है, जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं फिनिश। अब आगे का मैं आप लोगों को प्रीवियस पेपर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें हम आगे और भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।